हाय गाइड, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 7 अगस्त 2021। तो 7 अगस्त 2021 से करेंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप अंत तक ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री में सभी दिन के करंट अफेयर्स का पीडीएफ फाइल वहां पर दे दिया जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां पर जाकर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में ट्राइफेड ने अपनी कैवी स्थापना दिवस मनाया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 34वां। हाल ही में ट्राइफेड ने अपनी 34वां स्थापना दिवस मनाया है। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड ने 6 अगस्त को अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया है। ट्राइफेड की स्थापना जनजातीय उत्पादों, हस्तशिल्प और गैर इमारती वनोपज दोनों के लिए विपणन सहायता के माध्यम से जनजातीय विकास के बढ़ावा देने के लिए की गई थी। ट्राइफेड इस दिन को एक विशेष तरीके से उचित प्रकार के साथ जनजातीय क्षेत्रों में व्यापार से संबंधित मुद्दों और जनजातियों के लिए उनके उत्पादों के वाणिज्य में एक उचित सौदा सुनिश्चित करने की आवश्यकताओं के बारे में जागरूक बढ़ाने के लिए मनाता है। प्रस्तावित कार्यक्रम उन उपलब्धियों और योगदानों को भी मान्यता देगा जो जनजातियों और उनके काम करने वाले लोगों ने इस संबंध में की है। अब जान लेते हैं ट्राइफेड के बारे में। ट्राइफेड का फुल फॉर्म होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। एक गवर्नमेंट मिनिस्ट्री भी है। ट्राइफेड की स्थापना 6 अगस्त 1987 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है तथा इसका पेरेंट एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जो कि अभी वर्तमान में मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है अर्जुन मुंडा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो कि हैं। ट्राइफेड की स्थापना 6 अगस्त 1987 को राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था के रूप में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी के सामाजिक आर्थिक विकास करना था। ट्राइफेड 6 अगस्त को अपना 34वां दिवस मनाया है, यानी कल के दिन यह अपना 34वां स्थापना दिवस मना लिया है, यानी 34 वर्ष इसका स्थापना किए हुए हो गया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 6 अगस्त। कल के दिन 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। प्रतिवर्ष 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय अमेरिका के द्वारा जापान के 2 बड़े शहर जिसका नाम है हिरोशिमा तथा नागासाकी, तो हिरोशिमा के तथा नागासाकी दोनों शहरों पर एटम बम गिरा दिया गया था, जिसकी वजह से वहां के लोग वहां बहुत ही क्षति हुई थी। कई दिनों तक तो ऐसा लगता था शायद जैसा मानो कि वहां पर एक नया सूर्य उदय हो चुका हो, ऐसे जिसकी वजह से वहां पर अभी भी लोग विकलांग पैदा होते हैं। नागासाकी पर भी गिराया गया था बम, तो 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया गया था, तो 9 अगस्त को नागासाकी दिवस भी मनाया जाता है प्रतिवर्ष। यह भयावह घटना 6 अगस्त 1945 को हुई थी, जब लगभग द्वितीय विश्व युद्ध अंतिम कगार पर थी, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक एक परमाणु बम गिराया। यह परमाणु हमला 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने के मकसद से किया गया था। फलस्वरूप यह युद्ध बंद भी करना पड़ा, यानी इसके बम गिराने के 1 महीने के अंदर लगभग यह युद्ध भी बंद हो गया था। इस दिन को परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियारों के खतरे के बारे में शांति को बढ़ावा देने और जागरूकता फैलाने के लिए याद किया जाता है। अब बात हुई द्वितीय विश्व युद्ध में यह बम गिराया गया था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जान लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 के बीच चला था तथा जान लेते हैं अब फर्स्ट वर्ल्ड वार को भी। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेकर 1918 तक चला था तथा सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 तक चला था।
इसी दौरान मतलब 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला था। मतलब कि 2 सितंबर से पहले माह यानी अगस्त में 6 अगस्त को तथा 9 अगस्त को जापान के 2 शहरों पर गिराया गया था बम, हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर। अब चलिए चलते हैं, बात हुई है जापान के 2 शहरों पर गिराया गया था बम, तो अब हम जापान के बारे में जान लेते हैं। यह है वर्ल्ड मैप में जापान का वर्ल्ड का है लोगो, जापान देश का यह है लोगो तथा ईस्ट एशिया में बसा हुआ एक देश है जिसकी राजधानी है टोक्यो। टोक्यो में भी वर्तमान में टोक्यो ओलंपिक्स चल रहा है, जिसमें अभी तक भारतीयों ने 5 मेडल जीत लिया है, जिसमें 2 मेडल सिल्वर मेडल है तथा 3 ब्रॉन्ज का मेडल है तथा यहाँ का करेंसी है जापानीज येन। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत किस देश के साथ यानी जल्द ही भारत किस देश के साथ आपदा प्रबंधन में समझौता ज्ञापन लागू करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि बांग्लादेश के साथ। भारत ने प्राथमिकता के आधार पर आपदा प्रबंधन, लचीलापन और शमन यानी मिटिगेशन पर बांग्लादेश के साथ हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन पर जोर दिया है। बांग्लादेश ने आपदा रोधी और अवसंरचना गठबंधन में शामिल होने के लिए निमंत्रण को स्वीकार करने का निर्णय लिया है। सीडीआरआई राष्ट्रीय सरकारों, यूएन एजेंसी, बहुपक्षीय विकास बैंकों और निजी क्षेत्रों का एक गठबंधन है जिसका उद्देश्य जलवायु और आपदा जोखिमों के लिए नए और मौजूदा बुनियादी ढांचों के लचीलेपन को बढ़ावा देना है। अब बात हुई है बांग्लादेश के बारे में, तो हम लोग बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। यह भारत से कनेक्टेड है, भारत के बगल में यह स्थित एक छोटा सा देश जिसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका तथा यहाँ की करेंसी है बांग्लादेशी टक्का तथा साउथ एशिया में पड़ने वाला यह एक देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत अपनी योजनाओं के लिए 4 स्कॉच पुरस्कार मिले हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत अपनी योजनाओं के लिए 4 स्कॉच पुरस्कार मिले हैं। राज्य योजना शिल्पास्थी ऑनलाइन सिंगल विंडोज पोर्टल ने प्लेटिनम पुरस्कार जीता है, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से ऑटो नवीनीकरण के नामांकन प्रमाण पत्र को स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब बात हुई है पश्चिम बंगाल के बारे में, तो हम लोग पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल यह है भारतीय मैप में पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी है कोलकाता। जगदीप धनखड़ जी यहाँ का गवर्नर है तथा ममता बनर्जी जी यहाँ का सीएम है। यहाँ पर पहले से भी ममता बनर्जी यहाँ का मुख्यमंत्री थी, लेकिन फिर से 2 माह पहले नए जो वोट हुआ उसमें जीतकर नया रीअपॉइंट किए गए हैं न्यू चीफ मिनिस्टर के रूप में। यहाँ पर 42 लोकसभा सीटें हैं, यहाँ पर 16 राज्यसभा सीटें हैं तथा कुल 294 यहाँ पर विधानसभा सीट हैं। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है जिसका नाम है सुंदरबन नेशनल पार्क तथा बक्सा नेशनल पार्क। जल्दापारा नेशनल पार्क भी यहीं का नेशनल पार्क है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश आईएस से फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि जर्मनी। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्यों के लिए अपनी सदस्यता खोलते हुए जर्मनी 8 जनवरी 2021 को लागू होने वाले संशोधनों के बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश बन गया है। इंडिया में जर्मनी के राजदूत यानी एम्बेसडर ऑफ जर्मनी वाल्टर जे लिंडनेर ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते की हस्ताक्षरित प्रतियां विदेश मंत्रालय समझौते की डिपोजिटरी के पास जमा कर दी है। आईएसए की सदस्यता पहले 121 देशों तक सीमित थी, जो आंशिक रूप से या पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय के भीतर स्थित थे। इसने जर्मनी जैसी प्रमुख सौर ऊर्जा अर्थव्यवस्थाओं को उस गठबंधन में शामिल होने की अनुमति नहीं दी, जिससे विदेश नीति उपकरण के रूप में तेजी से देखा जा रहा है। अब बात हुई है जर्मनी के बारे में, तो हम लोग जर्मनी के बारे में भी जान लेते हैं। यह है वर्ल्ड मैप में हरा कलर से डिनोटेड यहाँ पर जर्मनी देश, जो कि यूरोप में पड़ने वाला एक देश है। यहाँ का कैपिटल है बर्लिन तथा यहाँ का करेंसी है यूरो। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है,
हाल ही में किसने अनुपालन सूचना पोर्टल यानी सीआईपी लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सीबीआईसी। सीबीआईसी मतलब कि सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने www.cipicegate.gov.in या सीआईपी पर भारतीय सीमा शुल्क अनुपालन सूचना पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल लगभग 12,000 सीमा शुल्क टैरिफ मदों यानी कस्टम्स टैरिफ आइटम्स के लिए सभी सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और नियामक अनुपालन पर जानकारी तक मुफ्त पहुंच प्रदान करता है। पोर्टल सभी वस्तुओं के लिए सभी आयात और निर्यात यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट संबंधी आवश्यकताओं को पूरा ज्ञान प्रदान करेगा। अब बात हुई सीबीआईसी के बारे में, तो हम लोग सीबीआईसी के बारे में जान लेते हैं। सीबीआईसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। भारत में सीमा शुल्क जीएसटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और नारकोटिक्स के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नोडल राष्ट्रीय एजेंसी है। यह सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग की स्थापना वर्ष 1855 में भारत के तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा भारत में सीमा शुल्क कानूनों को प्रशासित करने और आयात शुल्क भूमि राजस्व के संग्रह के लिए यह की गई थी। यह भारत के सबसे पुराने सरकारी विभागों में से एक माना जाता है। इसके अभी वर्तमान में चेयरपर्सन है एम अजीत कुमार तथा इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई थी। इसका मोटो है देश सेवार्थ कर संचय, मतलब इसका लोगो संस्कृत में दिया गया है मोटो, जिसका देश सेवार्थ कर संचय इसका मोटो है। इसके वर्तमान में 91 स्टेशन है तथा इसका सब्सिडीज है डायरेक्टोरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 2031 तक कितना मेगावाट पहुंचने की उम्मीद है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी 22,480 मेगावाट। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता मौजूदा 6,780 मेगावाट से 2031 तक 22,480 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। वर्तमान में 6,780 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 22 रिएक्टर प्रचालन में हैं और एक रिएक्टर KAPP3 700 मेगावाट को 10 जनवरी 2021 को ग्रिड से जोड़ा गया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने द्विमासिक मौद्रिक नीति यानी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के नेतृत्व वाली मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की समीक्षा बैठक 4 अगस्त को शुरू हुई। इसमें रखा गया दर, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कौन सा दर कितना रखा गया है। पॉलिसी रेपो रेट 4%, रिजर्व रेपो रेट 3.35%, सीमांत अस्थायी सुविधा रेट 4.25%, बैंक रेट 4.25%, सीआरआर रेट 4% तथा एसएलआर 18% रखा गया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति की विशेषताएं और प्रमुख निर्णय लिया गया इसके बारे में यहां पर दिया हुआ है। मौद्रिक नीति की समिति की संरचना किस प्रकार किया गया है उसके बारे में भी यहां पर दिया हुआ है। आप इसे पूरे ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें से पढ़ने से एक आध क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यानी एक क्वेश्चन इसमें से रखा हुआ है, आप इसे जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यह मौद्रिक नीति के कुछ महत्वपूर्ण लिखित, आप इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। रेपो रेट क्या होता है, रिजर्व रेपो रेट क्या होता है, एलएलएफ क्या होता है, एमएसएफ क्या होता है, सभी के बारे में यहाँ पर लिखित रूप से दिया हुआ है। आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो अब जान लेते हैं हम आरबीआई के बारे में। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, भारत के सभी बैंकों का संचालक है। यह भारतीय रिजर्व भारत की अर्थव्यवस्था को भी नियंत्रित करके रखता है। इस बैंक की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी ब्रिटिश राज्य में ही 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है। अभी वर्तमान में इसके गवर्नर है 25वें गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास जी। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भुगतान बैंकों को निवेश बैंकर के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि सेबी। सेबी ने भुगतान बैंकों को निवेश बैंकरों की गतिविधियों को करने की अनुमति दी है ताकि निवेशकों को सार्वजनिक और अधिकारों के मुद्दों में भाग लेने के लिए विभिन्न भुगतान रास्ते बाजार नियामक का उपयोग करके आसानी से पहुंच प्रदान की जा सके। गैर अनुसूचित भुगतान बैंक जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमति प्राप्त है
एक निर्गम बीटीआई के लिए बैंकर के रूप में कार्य करने के लिए यह पात्र होंगे। अब जान लेते हैं सेबी के बारे में। सॉरी, एसबीआई नहीं, सेबी है, तो सेबी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह एक गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में भारत में प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजार के लिए यह एक नियामक इकाई यानी सिस्टम है। यह 12 अप्रैल 1992 को स्थापित किया गया था। सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से 30 जनवरी 1992 को वैधानिक शक्तियां दी गई थी इसे। इसकी स्थापना तो हम लोग जान ही लिया कि 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। इसका जुरिडिक्शन इंडिया है, मतलब इंडियन जुरिडिक्शन में आता है तथा इसके हेडक्वार्टर अभी वर्तमान में मुंबई में है। इसके एजेंसी एग्जीक्यूटिव अभी वर्तमान में अजय त्यागी जी चेयरपर्सन के रूप में है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने घोषणा की है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह कदम देश भर से प्राप्त कई अनुरोधों पर आधारित था। ध्यानचंद जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने हॉकी में देश के लिए 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। अब जान लेते हैं इस पुरस्कार के बारे में। इस पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अब से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाएगा। खेल रत्न पुरस्कार देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है। प्रतिष्ठित पुरस्कार में 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि होती है। तो इतना बात हम लोग राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में जानिए, जिसे अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में शंकर सुब्रमण्यम उर्फ बाबू नारायण का निधन हो गया है, या कौन थे? तो दोस्तों, यह एक फुटबॉलर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। यह बाबू नारायण जिनका हाल ही में निधन हो गया है। 2 बार के ओलंपियन शंकर सुब्रमण्यम उर्फ बाबू नारायण का निधन हो गया है। वह 1956 और 1960 के ओलंपिक के दौरान भारत के गोलकीपर थे। फुटबॉल और बास्केटबॉल में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के अलावा नारायण भारत के सबसे विश्वसनीय गोलकीपरों में से एक के रूप में उभरे थे। राष्ट्रीय टीम के लिए उनके दशक के लंबे करियर में 1956 के ओलंपिक में भारत का 4था स्थान हासिल करना और 1964 के एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करना भी शामिल है। अब चलते हैं आज के अगला प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ ने यूपीआई ऑटो पे के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी एनपीसीआई। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने अपने ग्राहकों को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऑटो पे यानी यूपीआई ऑटो पे सुविधा प्रदान करने के लिए एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ करार किया है। यह गठजोड़ कंपनी के डिजिटलाइजेशन यात्रा का एक कदम है जो ग्राहकों को पूरे पॉलिसी जीवन चक्र यानी पॉलिसी लाइफ साइकिल में एक परेशानी मुक्त और सहज अनुभव प्रदान करता है। अब जान लेते हैं, बात हुई है इस सुविधा के बारे में, यहाँ पर पूरा डिटेल से दिया हुआ है, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जान लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में तथा एनपीसीआई और यूपीआई के बारे में। एनपीसीआई जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है तथा इसकी स्थापना की गई थी 2008 में। यह इसका मालिक है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तथा यह आरबीआई के स्वामित्व से काम करने वाला यह माध्यम है, जिसकी माध्यम से छोटा लेन देन तथा छोटे मोटे निपटारों को यह संभालता है एनपीसीआई। इसका सब्सिडीज है एनआईपीएल तथा इसका फाउंडर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया बैंक्स एसोसिएशन। अब जान लेते हैं यूपीआई के बारे में। यूपीआई मीन्स यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में आज से 5 वर्ष पहले 11 अप्रैल 2016 को। इसका मालिक है एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका मार्केट है इंडिया में तथा हाल ही में कुछ दिन पहले 10 से 15 दिन पहले निर्मला सीतारमण यानी जो कि भारत के वित्त मंत्री हैं, इन्होंने भूटान में भी यूपीआई लॉन्च किया है। भूटान में भारत का यूपीआई चल रहा है अभी वर्तमान में। अब बात हुई आईसीआईसीआई बैंक के बारे में, तो इस बैंक के बारे में जान लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक भारत की प्रमुख बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा संस्थान है। पहले पूरा नाम इसका था इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। बाजार कैपिटलाइजेशन की दृष्टि से भारत के निजी क्षेत्र का यह सबसे बड़ा बैंक है।
इस बैंक की भारत में 2883 शाखाएं और 10,021 एटीएम है। इसका संस्थापक इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना जून 1994 को वडोदरा में की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय वडोदरा में है। इसके वर्तमान में सीईओ है संदीप बख्शी जी, तथा इसके वर्तमान में कर्मचारियों की संख्या है 84,922। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्ति करने की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन यानी कि डॉक्टर धृति बनर्जी को। भारत सरकार ने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक के रूप में डॉक्टर धृति बनर्जी की नियुक्ति को मंजूरी दी है। वह एक विपुल वैज्ञानिक हैं जो जंतु भूगोल, वर्गीकी, मॉर्फोलॉजी, मोलिकुलर सिम्टोमेटिक में शोध कर रही है। 2016 में अपने शताब्दी समारोह के अवसर पर बनर्जी ने द ग्लोरियस 100 वुमेन्स साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन इन JSI यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सह लेखन किया था, जिसे पशु संबंधी समूहों के क्षेत्र में महिला वैज्ञानिकों के योगदान का वर्णन किया था। यह जूलॉजिकल सर्वे ऑफ 1916 एक लोगो उस समय से बना हुआ है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का यह लोगो, यह गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है। यह इसका फाउंडर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तथा इसका स्थापना 1 जुलाई 1916 को की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर अभी वर्तमान में कोलकाता में है, तथा इसका लोकेशन वेस्ट बंगाल इंडिया में है। अभी वर्तमान में इसका डायरेक्टर डॉक्टर कैलाश चंद्र जी हैं। इसका जर्डिक्शन इंडिया में पड़ता है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में ईरान के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इब्राहिम रईसी ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर 5 अगस्त 2021 को ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। यह इब्राहिम रईसी जी, उन्होंने जून में 2021 का ईरानी राष्ट्रपति चुनाव 62% के वोट के साथ जीत लिया था। 60 वर्षीय रईसी ने अपने 4 साल के कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए हसन रूहानी का स्थान लिया है। वह मार्च 2019 के ईरान के मुख्य न्यायाधीश भी थे। अब बात हुई ईरान के बारे में, तो हम लोग ईरान के बारे में जान लेते हैं। यह है वर्ल्ड मैप में ईरान, जो कि हर कलर से यहाँ पर डिनोटेड है। ईरान देश का यह है लोगो। ईरान जो कि मिडिल ईस्ट में पड़ने वाला एक देश है, जिसकी राजधानी तेहरान है, तथा यहाँ का ईरानियन रियाल यहाँ का करेंसी है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग पर 10 लाख ग्राहकों को पार कर लिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने अपने व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल पर अब तक 60 लाख की कुल अनुरोध की संख्या के साथ 1 मिलियन से अधिक ग्राहकों का मील का पत्थर पार कर लिया है। एक्सिस बैंक ने जनवरी 2021 में व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाएं शुरू की थी। तब से व्हाट्सएप बैंकिंग के लिए अपने ग्राहक आधार में मजबूत जैविक वृद्धि देखी गई है। अब बात हुई है व्हाट्सएप तथा एक्सिस बैंक के बारे में, दोनों के बारे में जान लेते हैं। एक्सिस बैंक भारत का एक प्रमुख निजी बैंक का क्षेत्र है। निजी क्षेत्र के बैंकों में स्थापना पर भारत सरकार की अनुज्ञा के बाद 1993 यानी अपने कामकाज की शुरुआती के बाद से निजी क्षेत्र के नए बैंकों में एक्सिस बैंक ही पहला था। स्थापना के समय इस बैंक का नाम यूटीआई बैंक था, जिसे बाद में बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया गया था। इसका वर्तमान में भी मुख्यालय मुंबई में है, तथा अमिताभ चौधरी जी वर्तमान में इसके सीईओ हैं। 1993 में स्थापना गई थी इसका अहमदाबाद में। इसका सब्सिडीज है एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड तथा अन्य कई सब्सिडीज है। व्हाट्सएप, जो कि अब व्हाट्सएप के बारे में भी जान लेते हैं। व्हाट्सएप का यह लोगो है तथा यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है। व्हाट्सएप मैसेंजर के जरिए आप सिंपली आसानी से बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेंजर के जरिए चैट के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से। यह व्हाट्सएप मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि फेसबुक से कनेक्टेड है। फेसबुक जो कि मार्क जुकरबर्ग जी का है, यह उसी से कनेक्टेड है। पहले फेसबुक दूसरा का हुआ करता था, लेकिन बाद में इन्होंने फेसबुक वालों ने इसे खरीद लिया है, जिसकी वजह से यह फेसबुक से कनेक्ट हो गया है। इसका डेवलपर भी माना जाता है। फेसबुक इनकॉर्पोरेशन विल कैथकार्ट को हेड ऑफ व्हाट्सएप इसे माना जाता है, जो कि है विल कैथकार्ट। इनिशियल रिलीज डेट इसका है फरवरी 2009 में इसको इनिशियल रिलीज किया गया था। अब चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर। कल का वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था, आज अभी तक के अपडेट के अनुसार भारतीयों ने ओलंपिक में कुल कितने मेडल जीत लिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 5। दोस्तों यह क्वेश्चन कल आपको दिया गया था, लेकिन आज भी अपडेट के अनुसार अभी तक कोई पदक नहीं बढ़ा है। अभी तक यानी 5 ही मेडल जीते हैं, जिसमें 2 मेडल सिल्वर मेडल है तथा 3 मेडल ब्रॉन्ज मेडल है। आशा करता हूं आप सब इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दिए होंगे अच्छे से।
तथा आपको इस क्वेश्चन का जवाब पहले से पता होगा। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है आपके लिए, जो कि प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं के स्वरोजगार के लिए हर हिट स्टोर योजना की शुरुआत की है? तो यह योजना किसके द्वारा की गई है, किस राज्य सरकार के द्वारा? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें तथा प्रत्येक दिन से बनने वाले डेज को आप कमेंट बॉक्स में सीरियल वाइज लिखा कीजिए, ताकि आपको लिखने से आपको प्रतिदिन के लिखते लिखते आपको प्रतिवर्ष का डेज आपको ध्यान में रहने लगे। तो दोस्तों, यह था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। यदि वीडियो अच्छा लगे तभी हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, ताकि इस वीडियो का पीडीएफ फाइल, यानी प्रत्येक दिन के करंट अफेयर्स का वीडियो का पीडीएफ फाइल आप बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकें। चलिए तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।